फाइनली WWE समर स्लैम की नाइट ख़त्म हुई। फर्स्ट नाइट थी ये, इसके अंदर मैचेस हमें देखने को मिले। सबसे पहला मैच, ओपनिंग मैच जो था वो था लिव मॉर्गन और ईओ स्काई के दरमियान। मैच इज एब्सोल्युटली गुड, प्योर WWE, टिपिकल WWE मैच। लेकिन इसमें स्टोरी वही थी, क्या लिव मॉर्गन को ईओ स्काई बीट कर पाएंगी, उनसे चैंपियनशिप ले पाएंगी। 100 दिन के बाद लिव मॉर्गन अपना चैंपियनशिप, अपना टाइटल रिटेन कर रही थी, डिफेंड कर रही थी सॉरी। लेकिन कहानी वही थी कि ईओ स्काई अकेली और लिव मॉर्गन के साथ रकेल थी और दूसरी जो उनकी पार्टनर है, नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो भी थी। उन्होंने अटैक किया, हालांकि मुकाबला ईओ स्काई ने पूरा किया, लेकिन एंड वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। ईओ स्काई को लिव मॉर्गन ने पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। 100 दिन में पहली दफ़ा वो इस चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी, फाइनली डिफेंड करते ही उन्होंने रिटेन भी कर लिया। अगला मैच जो हमें शो पे देखने को मिला वो था सोलो सिकोवा, एले नाइट, रॉयस की वर्सेस ब्लड लाइन, यानी जेकब फाटू, जे ऊसो और जिमी ऊसो। इस मैच की जो स्टोरी लाइन थी, जो इस मैच की जो स्टोरी थी वो यही थी कि क्या सोलो सिकोवा हरा पाएंगे एले नाइट के साथ ब्लड लाइन को, क्या सोलो सिकोवा धोखा तो नहीं दे देंगे एले नाइट और रॉयस की को। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि सोलो सिकोवा की टीम ने, एले नाइट की टीम ने और रॉयस की टीम ने ब्लड लाइन को यहाँ पे हरा दिया है। जहाँ पे हमें ये भसड़ देखने को मिली कि भाई रॉयस की ने, अब ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को, जेकब फाटू को रॉयस की ने पावर स्लैम करके बाहर टेक डाउन कर दिया। अंदर फिर क्या था, जिमी ऊसो को स्पाइक लगती है, जे ऊसो को एले नाइट का BFT लगता है और 1 2 3 यहाँ पे ब्लड लाइन की टीम हार चुकी है और एले नाइट और सोलो सिकोवा की टीम यहाँ पे जीत चुकी है। इसके बाद सोलो सिकोवा और एले नाइट के दरमियान एक मोमेंट भी देखने को मिला जहाँ पे एले नाइट ने सोलो सिकोवा को हक कर लिया। प्योर बेबी फेस हमें सोलो सिकोवा अब इस टाइम नज़र आ रहे हैं WWE के अंदर। इसके अलावा जो शो का अगला मैच था वो था, भाई ये इस मैच की मैं क्या ही बात करूं, मतलब क्या ही ये मैच था। वो मैच था यहाँ पे गुंथर और अपने निक ऑल्डिस के दरमियान। निक ऑल्डिस आपको पता है WWE में पहली बार compete कर रहे थे, उनकी वाइफ मिकी जेम्स और उनका बेटा भी बैठा हुआ था रिंग साइड पे। भाई क्या फिजिक्स है, मतलब कोई बंदा इतने सालों से रेसलिंग नहीं कर रहा, रेसल नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसकी इतनी बेहतरीन फिजिक होना और उसको इतना शानदार मेंटेन रखना, तारीफ तो निक ऑल्डिस की करनी पड़ेगी। निक ऑल्डिस ने मुकाबला तो भरपूर किया और एक मौके पे तो लगा भी था कि क्या निक ऑल्डिस कहीं टैप आउट तो नहीं करवा देंगे, जब उन्होंने शार्प शूटर में फंसा लिया था गुंथर को। लेकिन गुंथर ने किसी तरह रोप पकड़ ली और अपने चौक में जब उन्होंने उनको फंसाया तो पहली बार तो जो आपके ये निक ऑल्डिस है वो उठ गए, लेकिन दूसरी बार भैया ना हो सका और टैप आउट कर दिया यहाँ पे निक ऑल्डिस ने, और गुंथर ने इस तरह इस मैच में विक्ट्री हासिल करी। मैच के बाद मोमेंट देखने को मिलता है कि मिकी जेम्स और उनके बेटे रिंग के अंदर आ जाते हैं और क्राउड ने भी उनको अच्छा यहाँ पे ओवेशन दिया। तो निक ऑल्डिस का ये एक ही मैच था भाई WWE में, इसके अलावा और कोई मैच होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही समर स्लैम ख़त्म होती है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस रिलीज थी, उसके अंदर ट्रिपल एच ने उनको उनका ओहदा जो था मैनेजर का, जनरल मैनेजर का स्मैकडाउन का, वो वापस दे दिए। इसके अलावा मैच था मिकी बेला, ब्री बेला और यहाँ पे पेज के दरमियान इनकी टीम थी। फेटल इन्फ्लुएंस इनको फेस कर रहे थे वो। मैच में तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैच तो ये ऐसा था कि सो जाओ, ज़बरदस्ती का मैच जिसे कहते हैं ना, वो था ये। लेकिन मैच के बाद सीन ये हुआ कि मिकी बेला और ब्री बेला भाई टर्न कर गई हैं पेज के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर लाते मारी, जिसकी सर्जरी भी हो रखी है आपको पता है, तो हिल टर्न ले लिया यहाँ पे। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये मिकी बेला और ब्री बेला का चल क्या रहा है। पहले भी आई, बेबी फेस बन के आई, फिर हिल टर्न लिया, फिर बेबी फेस बनी, आज फिर टर्न करके हिल टर्न ले लिया। तो भाई WWE के हालात बस माड़े चल रहे हैं। उसके बाद अगला मैच कोडी रोड्स और CM पंक, ये मैच मेन इवेंट में होना था, लेकिन WWE ने कुछ ही मोमेंट पहले, यानी समर स्लैम शुरू होने से कुछ ही मोमेंट पहले बताया कि भाई ये मैच मेन इवेंट नहीं कर रहा, इसलिए इसको पहले रखा गया। एंट्रेंस की बात करूं, इस एब्सोल्युटली प्योर बेबी फेस एंट्रेंस और
ऑरा फॉर्म किया अपना दोनों सुपरस्टार्स ने। एंट्री देख के बस यही फ़र्क है ट्रिपल एच की बुकिंग में। यार आप एंट्रेंस अच्छी बना लेते हो, आप मैच अच्छे डिलीवर करवा लेते हो, लेकिन आपसे स्टोरी नहीं बनती। अगर इस मैच को बिल्ड अच्छा किया होता तो ये मैच और अच्छा लगता, लेकिन मैच एब्सोल्युटली गुड। मैच की पेस शुरू में थोड़ी स्लो थी, लेकिन बाद में जाके मैच ने थोड़ी पेस पकड़ी। जहाँ हमें देखने को ये मिलता है कि सीएम पंक कोशिश करें, क्योंकि उनकी नी जो है वो इंजर्ड हो चुकी है। कोडी रोड्स ने उसको इंजर्ड भी काफ़ी किया था, तो जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं GTS लगा दूँ, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता और कोडी रोड्स का लग जाता है क्रॉस रोड्स। उसके ऊपर सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली और थी, वो ये कि भाई कोडी रोड्स को बू मिल रही थी और सीएम पंक को पॉप मिल रहा था तगड़े वाला। मतलब कोडी रोड्स लग ही नहीं रहा था कि ये एक फेस सुपरस्टार है, ऐसा लग रहा था ये प्योर हील है, हालांकि है वो फेस ही। लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। उसके बाद GTS भी आता है सीएम पंक की तरफ से, उस पर भी किक आउट हो जाता है। फिर उसके बाद सीएम पंक ले जाते हैं नीचे टेबल पे लिटा के, अनाउंसर जो डेस्क है उसके ऊपर लिटा के। ऊपर से जब वो डाइव करते तो कोडी रोड्स हट जाते हैं। उसके बाद रिंग में लाते हैं उनको, एक और GTS लग जाता है सीएम पंक का, लेकिन उस पर भी किक आउट हो जाता है। फिर सीन हमें ये देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स जाते हैं अपना कोडी कटर लगाने, लेकिन रोप से वो गलती से लग जाता है रेफरी को। जब रेफरी डाउन हुआ मुझे समझ में आ गया यहाँ क्या होने वाला है। होता ये कि रेफरी के डाउन होते ही कोडी रोड्स लगा देते हैं क्रॉस रोड्स सीएम पंक को। सीएम पंक चला जाता है रिंग के बाहर। इतने में ही हमें शोर सुनाई देता है और पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन ने वापसी कर ली है, और रैंडी ऑर्टन आके रिंग के अंदर कोडी रोड्स को देते हैं एक तगड़े वाला RKO। कोडी रोड्स डाउन, कोडी रोड्स वहाँ पे मारते हैं, पब्लिक को आंख मारते हैं, निकल के चले जाते हैं। सीएम पंक रिंग में आते हैं। फिर क्या था, एक मरा हुआ कोडी रोड्स। सीएम पंक को और क्या चाहिए था, वो सीएम पंक को कंधे पे उठाते हैं, GTS लगाते हैं और अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। रैंडी ऑर्टन की वापसी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर रैंडी ऑर्टन के साथ दिया जा सकता था। आप ऐसा भी कर सकते थे कि थीम सॉन्ग प्ले करते और कोडी रोड्स का ध्यान सामने चला जाता और रैंडी ऑर्टन पीछे से आते, लेकिन WWE ने एक अलग ही रास्ता चुना। बस मैच अच्छा था, मैं यही तारीफ करूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी वापसी हो गई है। अब देखना ये कि रैंडी ऑर्टन ने टाइटल कॉस्ट करवा दी है कोडी रोड्स को, तो क्या वो टाइटल के पीछे हैं? क्योंकि कब से वो कह रहे थे कि मेरा 15 टाइटल, यानी जो उनका 15वां टाइटल रेन है उसका उनको इंतज़ार है। अब ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने तो अटैक कोडी पे कर दिया है। अब देखना ये कि इसका बनता क्या है। इसके अलावा भाई मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ हेल इन अ सेल मैच था। ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, बीस्ट वर्सेस द रूलर। सबसे पहले ओबाफेमी की एंट्रेंस होती है, तगड़ा पॉप मिलता है। वो जो ओबा वाली वो जो गाता है ना क्राउड, वो हमेशा ही सुनने में बहुत कूल और बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस होती है एब्सोल्युटली, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बेबी फेस नहीं थे, लेकिन उनको तब भी बहुत तगड़ा पॉप मिलता है क्योंकि ये उनका होम टाउन था। रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर आते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये मैच फास्ट पेस पे शुरू होगा, वही होता है ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर के दरमियान। शुरू में ओबाफेमी तोड़ते हैं ब्रॉक लेसनर को, नीचे टेबल पे भी मारते हैं। उसके बाद वो उनको रिंग में डालते हैं, ऊपर टेबल डालते हैं, ऊपर जो स्टील स्टेप्स है वो डालते हैं। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर ने वही स्टील स्टेप उठाया, दे मार 4.5, 1 2 3 बार भाई उनके फेस पे वो स्टील स्टेप उठा के दे मारा उन्होंने। उसके बाद ब्रॉक लेसनर उन पे अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन ओबाफेमी भाई ये बंदा है, पता नहीं क्या है, इसको जितना तगड़ा WWE दिखा रही है, तो ये WWE के लिए खुद के लिए कहीं आगे मसला ना बन जाए कि इसको हराएगा कौन भाई, ये देखने वाली चीज़ होगी अब। उसके बाद ओबाफेमी वापसी करते हैं, ब्रॉक लेसनर को वो अपना जो उनका फिनिशर है वो लगाते हैं, फॉल फ्रॉम ग्रेस। लेकिन ब्रॉक लेसनर भी, फिर ब्रॉक लेसनर इतनी आसानी से तो वो भी हार नहीं मानेंगे, तो किक आउट कर देते हैं। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर कुछ अलग ही करते हैं, ओबाफेमी को उठ के एक F5, दूसरा F5, तीसरा F5, लेकिन ओबाफेमी उस पर भी किक आउट कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर की घूम जाती है खोपड़ी, ब्रॉक लेसनर पूरा मैट फाड़ देते हैं रिंग का। रिंग के नीचे से प्योर जो लकड़ है ना, जो तख्त है, वो बाहर निकाल लेते हैं। सबको लगता है भाई यहाँ पे आने वाला है एक और F5, लेकिन होता है कुछ और। ब्रॉक लेसनर इशारा करते हैं अंडरटेकर वाला, और उसके बाद शॉकिंगली वो ओबाफेमी को उठा के लगाते हैं टूम्बस्टोन पावर ड्राइवर। लेकिन भाई ओबाफेमी, फिर ओबाफेमी वहाँ पे भी किक आउट कर देता है। तब कहानी मेरी समझ में आ गई, अब ब्रॉक लेसनर से ना होने वाला।
ओबाफेमी उठते हैं, ब्रॉक लेसनर को अपना एक और फिनिशर लगाते हैं, फॉल फ्रॉम ग्रेस, और वहाँ पे 1 2 3 ब्रॉक लेसनर पहली मर्तबा हेल इन अ सेल अपने होम टाउन के सामने पिन हो चुके हैं। हेल इन अ सेल में उनकी स्ट्रीक टूट चुकी है और ओबाफेमी ने यहाँ पे इस जो ये फ्यूड चल रही थी इसका भी एंड किया। 3 जो ये मैचेस हुए इसका 2-on-1, पहले रेसलमेनिया में ओबाफेमी ने हराया, फिर उसके बाद क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर ने हराया और अब ओबाफेमी ने हरा के इस फ्यूड को यहाँ ख़त्म किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद एक शॉकिंग चीज़ होती है, वो ये है कि ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं, माइक लेते ओबाफेमी को गले लगाते हैं और पलट के बोलते हैं दिस पास्ट एंड दिस फ्यूचर, यानी मैं पास्ट हूँ और ये फ्यूचर है। ओबाफेमी को ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरह हाइप कर दिया और इस तरह शो होता है एंड। समर स्लैम की फर्स्ट नाइट की बात करूँ तो वही ट्रिपल एच वाला टिपिकल स्टाइल मैचेस, ये बात हमें क्रेडिट देना पड़ेगा ट्रिपल एच को। तो भाई विंस मैकमैन के दौर में स्टोरी अच्छी होती थी लेकिन मैचेस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती थी, लेकिन ट्रिपल एच के दौर में स्टोरी हो या ना हो लेकिन मैचेस की क्वालिटी बहुत ज़ोरदार, बहुत शानदार होती है। अब देखना ये सेकंड नाइट का क्या होता है भाई, क्योंकि WWE जो है ना वो रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी में फंस चुकी है। ट्रिपल एच को लगता है कि भाई ये 2020-21 का समय ही चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, लेकिन भाई ये 2026 चल रहा है। हम देख देख के ये ब्लड लाइन की सड़ी हुई स्टोरी पक चुके हैं। कभी ये लोग जो इनके जेकब फाटू हैं उनको ऐसा तगड़ा दिखाते हैं, कभी ऐसा दिखा देते हैं कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं कुछ अजब सा चल रहा है, पता नहीं। देखना है सेथ रॉलिंस को, क्या रॉक की वापसी होती है, क्या सेथ रॉलिंस के साथ रॉक आते हैं या रॉक रोमन रेंस के साथ ही जाते हैं, या फिर रॉक की वापसी हमारे एक अरमान ही रह जाती है, तो आज पता चलेगा। इसके अलावा भाई पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है, उस पर वीडियो आ जाएगी। टिकटॉक के अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।